नमस्कार साथियों, मैं कार्तिका पब्लिकेशन का लेखक शिकवार सर एक बार पुनः आपका न्यू कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बिल्कुल साथियों, आपको ये पता होगा कि न्यू कैरियर एकेडमी ने वर्ष 2024 में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो भी प्रतियोगी है उनके लिए निरंतर प्रश्नोत्तरी को चलायमान रखा है। उसी क्रम में आप और हम जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो मेरे विद्यार्थी हैं, बिल्कुल आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी भाग 5 में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ जुड़िएगा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 5 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। देखिएगा आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद उत्तर तक पहुंचिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों से ओतप्रोत है। क्वेश्चन नंबर पहला ऑप्शन है क्या शिक्षार्थी और अधिगम अनुभव है। दूसरा ऑप्शन है इसमें शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से। तीसरा ऑप्शन अधिगम की परिस्थितियों से। और चौथा ऑप्शन सभी विकल्प क्या सही है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा एक बार वापस। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों से ओतप्रोत है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु किन कारकों से घिरी हुई है। बिल्कुल शिक्षार्थी और अधिगम और अनुभव तीनों से इसका क्या है, जुड़ाव है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए भी, विद्यार्थी के लिए भी और अधिगम के लिए भी क्या मानी गई, सीखने सिखाने के लिए भी इंपॉर्टेंट। तो पहला आंसर जो है ये बिल्कुल क्या है, सही माना गया। दूसरा, शिक्षक और अधिगम की प्रक्रिया से ये विषय वस्तु जुड़ी हुई है, तो ये भी सही है। अधिगम की परिस्थितियों से भी जुड़ी हुई है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के सभी विकल्प क्या है साथियों, सही है। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक, क्या शब्द आया साथियों, शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक में अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किस परिस्थितियों में बच्चे अधिक चिंतित होते, क्या वो परिस्थिति औपचारिक वातावरण वाली होती है, क्या वो परिस्थिति अनौपचारिक वातावरण की होती है, क्या वो परिस्थिति भौतिक वातावरण की होती है, क्या वो परिस्थिति सामाजिक वातावरण की होती है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही व्यवहारिक क्वेश्चन है, आप बिल्कुल उत्तर तक पहुंच सकते हैं मेरे साथियों। शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक में अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते, कौन से में, औपचारिक वातावरण में अधिक क्या होते हैं साथियों, चिंतित होते हैं। तो ए आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्वेश्चन पूछा गया ये शिक्षा पर आधारित है, क्योंकि शिक्षा के 3 प्रकार है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। बिल्कुल जब आप शैक्षणिक परिस्थितियों का मद्देनजर रखते हुए बालक को या अधिगमकर्ता को सिखाना चाहते हैं तो औपचारिक वातावरण सर्वाधिक क्या करता है, प्रभावित करता है, ना कि अनौपचारिक, ना कि भौतिक, ना कि सामाजिक। तो इस दृष्टि से ए आंसर क्या हो गया साथियों, बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शैक्षणिक मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है। पहला ऑप्शन, क्या विद्यार्थी की समस्याओं को समझने में, क्या शिक्षक की समस्या को समझने में, पाठ्यक्रम को समझने में, या शैक्षणिक समस्याओं को समझने में। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान ने क्या कहा, शिक्षा मनोविज्ञान का पूरा अर्थ है शैक्षणिक परिस्थितियों में शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो विद्यार्थियों को समझना भी क्या है, सही है, शिक्षक की समस्या को भी समझना सही है, पाठ्यक्रम को समझना भी सही है। लेकिन यदि परिस्थिति शैक्षणिक नहीं है, क्योंकि शैक्षणिक समस्याओं के अंतर्गत ही विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम का समावेश है, तो डी आंसर क्या होगा साथियों, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि शैक्षणिक समस्याओं का संबंध किससे होता है, शिक्षक से भी होता है, इसके अलावा छात्र से भी होता है और पाठ्यक्रम से भी होता है, इसके अलावा विद्यालय से भी होता है। तो कहने का तात्पर्य शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षा में योगदान कौन सी, शैक्षिक समस्याओं को
समझकर क्या किया जा सकता है, योगदान दिया जा सकता है। तो इस दृष्टि से डी आंसर साथियों क्या होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बाल अभिकेंद्रित शिक्षा विज्ञान निम्न अर्थ है। अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? बच्चों को पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रहने देना, बच्चों को केंद्र में रखना और उनका अवलोकन करना, बच्चों की आवाजों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्रमुख स्थान देना, क्या बच्चों को शिक्षक को अनुसरण करने और नकल करने के लिए कहना। बिल्कुल क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि बाल अभिकेंद्रित शिक्षा विज्ञान का निम्न अर्थ है। अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ की यदि बात करें तो उसमें एक बात विशेष महत्वपूर्ण दी है, कौन सी? बाल अभिकेंद्रित। कौन सा? बाल अभिकेंद्रित शिक्षा का अर्थ पूछा जा रहा साथियों। और यदि आप इस शब्द पर ध्यान से दो तो आपको बिल्कुल इसका उत्तर निकल कर आएगा। बालक को केंद्र में रखकर उनको साथ में ले हुए सहभागिता। अब यहाँ सहभागिता शब्द किसमें आया? तीसरे ऑप्शन में सहभागिता शब्द आया। तो आंसर क्या होगा साथियों? से जो है वो बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा, क्योंकि बाल केंद्रित या अभिकेंद्रित शिक्षा का अर्थ है बालक को विशेष महत्व दे, इसके साथ उसकी मूल प्रवृत्ति को महत्व दे, उसकी रुचि को महत्व दे, उसकी योग्यता क्षमता को महत्व दे, साथ में उसकी सहभागिता को भी ले। तो ये चारों जो अर्थ निकलते हैं केवल इस सी ऑप्शन में अर्थ निकल कर आ रहा है, ना कि ए ऑप्शन में अर्थ नहीं निकलता, बी में भी अर्थ नहीं निकलता और चौथे में भी अर्थ नहीं निकलता। तो सी आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मीराबिका, ध्यान से समझिएगा, मीराबिका निःशुल्क प्रगति शिक्षा की अवधारणा पर आधारित स्कूल का समर्थन इनके द्वारा किया गया। अर्थात मीराबिका प्रणाली या शिक्षा को चलायमान किसने किया? पहला ऑप्शन, क्या गिजुबाई का योगदान है इसमें? देखिएगा साथियों, गिजुबाई का योगदान इसमें नहीं होगा, तो पहला आंसर तो वैसे ही क्या है? गलत है। क्या उसमें अरबिंदो का योगदान है? बिल्कुल अरबिंदो का योगदान है। क्यों? ये वो शख्सियत है, एक ऐसा शिक्षा शास्त्री, एक ऐसा दार्शनिक रहा है जिसने नई दिल्ली में, कौन सी साथियों? नई दिल्ली में, और उस नई दिल्ली का जो रास्ता था वो अरबिंदो मार्ग था। कौन सा मार्ग था साथियों? अरबिंदो मार्ग पर। कौन सा? अरबिंदो मार्ग पर ही क्या किया इसने? इस शख्सियत ने अरबिंदो मार्ग पर एक ऐसे विद्यालय की शुरुआत की थी नई दिल्ली में, और जो कि निःशुल्क और प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि निःशुल्क और प्रगतिशील शिक्षा मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी जो विद्यार्थी वो स्वयं क्या है, उसको इस चीज का भान होना चाहिए, उसे अपनी वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए, क्या वो जीवन में कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके लिए अरबिंदो नामक दार्शनिक या शिक्षा शास्त्री जो था, इस व्यक्ति ने नई दिल्ली में निःशुल्क और प्रगतिशील की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जो कि वर्तमान में वहां पर बहुत सारे विद्यार्थी आज भी शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। तो बी आंसर जो होगा साथियों बिल्कुल सही होगा। और रविंद्रनाथ टैगोर जिसने शिक्षा को संपूर्ण मानव के कल्याण की बात कही, और विवेकानंद जो शख्सियत था जिसने केवल शिक्षा को यह कहा कि शिक्षा से तात्पर्य पूर्णता की पूर्ण अभिव्यक्ति ही शिक्षा कहलाती। इस दृष्टि से बी आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। कारण हालांकि ये क्वेश्चन पिछली शिक्षक भर्ती की जो भी अलग अलग स्टेट में मेरे साथी जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, वहाँ ये सवाल पूछा भी गया है, हो सकता है संभवतः आगे भी पूछा जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 6 काफी महत्वपूर्ण है। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ, यानी कि एक टीचर के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों उपयोगी है? 4 ऑप्शन है। क्या
बालकों की विद्यार्थियों को समझना है या बालक या विद्यार्थी को समझने में, क्या विज्ञान के नियमों को कक्षा में अनुप्रयोग करने में, या विद्यालय की समस्याओं को प्रभावी तरीके से समाधान करने में, या विश्व के बारे में स्वयं की गलत संपत्ति जो विश्व के प्रति शिक्षा का दृष्टिकोण गलत हो गया उसमें सुधार करने के लिए है। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए इसलिए उपयोगी है, इसके आधार पर वे विद्यार्थी को क्या कर सकता है, आसानी से समझ सकता है कि बालक क्या चाहता है, बालक के स्तर अनुसार वो अपना क्या करा सकता है, अध्ययन अध्यापन करवा सकता है, अर्थात शिक्षण करा सकता है। तो ए आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब आप सोच रहे होंगे बी क्यों गलत हुआ, क्योंकि विज्ञान के नियमों को कक्षा में अनुप्रयोग करना, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान ये कहता है कि मनोविज्ञान के नियमों सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग करना मनोविज्ञान कहलाता है या शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये आंसर क्या होगा, बिल्कुल गलत। विद्यालय की समस्याओं को प्रभावी तरीके से उसमें सुधार लाना एक क्रियात्मक अनुसंधान का क्या है, प्रारूप है। तो ये भी आंसर क्या होगा साथियों, गलत हो जाएगा। और विश्व के बारे में दृष्टिकोण, तो कोई दृष्टिकोण है यदि किसी की विचारधारा शिक्षक की गलत है तो सुधारने में उसमें शिक्षा मनोविज्ञान उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं देता, तो इस दृष्टि से ये नहीं होगा। तो केवल विद्यार्थियों को समझने में एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान काफी उपयोगिता रखता है। क्वेश्चन नंबर 7 काफी महत्वपूर्ण रहेगा, देखिएगा आपके मोबाइल के स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है या थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 2 कॉलम आपके सामने यहाँ दिए हुए, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे सवाल इससे प्रश्न के साथ ही तैयार हो रहे हैं। एक कॉलम है जिसमें मनोविज्ञान और दूसरे कॉलम में मनोवैज्ञानिक, अर्थात एक कॉलम में वो मनोवैज्ञानिक है और दूसरे कॉलम में वो संप्रदाय है। आखिर कौन सा मनोवैज्ञानिक किस संप्रदाय से संबंधित है। देखिए, मनोविश्लेषण की अगर अपन बात करें तो इसका संबंध जो रहता है वो रहता है मनोविश्लेषण सिद्धांत का संबंध सिगमंड फ्राइड से। किससे रहता है साथियों, सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषण सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक है। दूसरा, व्यवहारवाद का जो संबंध है साथियों वो किससे, हल का पूरा नाम क्या है, क्लार्क लियोनार्ड हल। क्लार्क लियोनार्ड हल ये वह शख्सियत है जिसने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था हल ने। फिर आपके आता है गेस्टोल्ट, जिसको समग्रवाद भी कहते हैं, और इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है साथियों, मैक्स वर्दीमर है। और निर्मितवाद जो है वो लेव वाइकोटोस्की ने दिया था। अब यह ऑप्शन देखिएगा कि पहला ऑप्शन का जो है दूसरे का आंसर क्या कह रहा है, ए, तो मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड से होगा ही नहीं। फिर चौथे में भी ए बता रहा कि मैक्स वर्दीमर मनोविश्लेषण, ये भी होगा नहीं। क्वेश्चन यहाँ पर जो थर्ड है ये बिल्कुल सत्य हो रहा है, बिल्कुल। अगर आपके तीर के नजरअंदाज, यानी तीर पर देखिए कहाँ कैसे किया, तो तीसरे का ऑप्शन ए बता रहा है। तो यहाँ सिगमंड फ्राइड का संबंध किससे, मनोविश्लेषण, बिल्कुल सत्य है। पहला को बी बता रहा, तो पहले का ऑप्शन क्या है, बी, व्यवहारवाद से संबंध कौन है, हल है। फिर चौथे को से बता रहा है, चौथा मैक्स वर्दीमर का संबंध किससे माना गया, मैक्स वर्दीमर का संबंध से समग्रवाद से। और निर्मितवाद का संबंध किससे माना गया, वाइकोटोस्की। तो इस दृष्टि से जो तीसरा कॉलम है साथियों वो बिल्कुल क्या माना जाएगा, सत्य माना जाएगा। तो इस तरह के जब एग्जाम में सवाल आते हैं तो विद्यार्थी वही हल कर सकता है जो इनके बारे में गहनता से जानकारी रखता है। अगले क्वेश्चन पे चलिएगा मेरे साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। बहुत ही लगता है सरल क्वेश्चन, लेकिन उत्तर तक पहुंचने के लिए आप अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा। काफी इसमें पेचीदगी भी मिलने को देखने को मिलेगी। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है किससे है, क्या वो अधिगमकर्ता से है, क्या अधिगम की प्रक्रिया से है, क्या अधिगम की स्थितियों से है, या सभी विकल्प सही है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध देखो अधिगमकर्ता से भी रहता है साथियों, अधिगम की प्रक्रिया से भी रहता है और अधिगम की परिस्थितियों से भी रहता है। इस दृष्टि से जो डी आंसर है वो बिल्कुल क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। इसका मतलब सभी स्थितियों से शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। अगले क्वेश्चन पे चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है
और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से है, क्योंकि शिक्षा बालक में क्या करती, परिवर्तन लाती। किसमें? क्या उसकी चेतना में परिवर्तन लाती, क्या उसकी आत्मा में परिवर्तन लाती है, क्या उसके मस्तिष्क में परिवर्तन लाती है, क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन लाती। बिल्कुल, अगर आपने शिक्षा मनोविज्ञान ये शब्द आपके सामने मैं लिख रहा हूं, अगर इसके अर्थ को आपने समझा तो उत्तर तक आप पहुंच जाओगे। शिक्षा क्या करती है, परिवर्तन करती है। क्या करती है साथियों? शिक्षा परिवर्तन। किसका करती है? व्यवहार का क्या करती है? क्या करती है? व्यवहार का क्या करती है? परिवर्तन। मनोविज्ञान क्या करता है? व्यवहार का केवल क्या करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है। ध्यान से प्रश्न को देखिए कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, बिल्कुल, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। इसका घनिष्ठ शिक्षा से संबंध है, बिल्कुल शिक्षा से संबंध है। फिर है शिक्षा बालक के क्या करती है? परिवर्तन। किसमें? व्यवहार में। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। चेतना होगा नहीं, आत्मा होगा नहीं, मस्तिष्क होगा नहीं, क्योंकि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान और मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान। तो शिक्षा का संबंध केवल क्या है? व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया से है। तो इस दृष्टि से ये डी आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न भाग 5 का आज अंतिम क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। आखिर शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा को कैसा बनाया है? क्या वो पाठ्यचर्या केंद्रित बनाया है? क्या वो केवल शिक्षक केंद्रित बनाया है? क्या वो बाल केंद्रित या विषय केंद्रित? बिल्कुल साथियों, फर्स्ट ग्रेड में ये सवाल पूछा भी गया है कि मनोविज्ञान के कारण वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप क्या हो गया? बाल केंद्रित। तो से आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, क्योंकि पाठ्यचर्या केंद्रित नहीं है, शिक्षक केंद्रित, जो कि प्राचीन काल की स्थिति में आ जाओगे। और विषय वस्तु केंद्र का संबंध भी पाठ्यक्रम वर्तमान में जो शिक्षा है वो बालक को केंद्र में रखकर दी जाने की बात कही जा रही है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान नहीं, या शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान की प्रवृत्ति ने शिक्षा को क्या कर दिया? बाल केंद्रित बना दिया। बाल केंद्र का अर्थ होता है बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता और उसकी मूल प्रवृत्ति के अनुसार उसे सिखाने का क्या किया जाए? प्रयास करना चाहिए शिक्षक को। तो इस दृष्टि से मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बनाया? बाल केंद्रित बनाया। बिल्कुल साथियों, आज आपने और हमने दोनों ने मिलकर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है जो कि शिक्षक भर्ती में काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। तो बिल्कुल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक साथियों आप निरंतर अध्ययन कीजिएगा ताकि आप सफलता के चरम बिंदु पर पहुंच सको। इसीलिए किसी व्यक्ति के द्वारा ये कहा गया, सफलता के हीरक रत्न वही निकाल सकता है जिसके पास परिश्रम रूपी फावड़ा हो। बिल्कुल अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।